माननीय BL मातंग साहब, राष्ट्रीय प्रचारक बामसेवक, नई दिल्ली। जिनका आपको इंतज़ार था, मानवर मातंग भाई जी का, जो राष्ट्रीय प्रचारक हैं बामसेवक के, मैं उनको बुलाऊं उसके पूर्व एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। देश के अंदर RSS के माध्यम से जो शासन व्यवस्था चल रही है, उसके मुख्य लोग मुश्किल से 2.5% संख्या में हैं। जो गांव का पंच नहीं बन सकता, MLA MP तो बहुत दूर की बात है, तो वो बनता कैसे है? वो हिंदू बनाकर उसकी अगुवाई करके लोगों को गुमराह करके, और इस देश की शासनकर्ता जमात अकेला बना हुआ है। तो ये बात समझने की है। मुसलमानों को हमारा दुश्मन करार दे रहा है अब वो, जबकि मुसलमान कौम ने इस देश की स्वतंत्रता में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया था, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हुई तो मुस्लिम समाज के लोगों की हुई। वो सिखों ने दी, SC ST OBC के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि RSS के लोगों ने गलती से भी सिंगल आदमी ने भी कुर्बानी नहीं दी। उन्होंने, जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी, आज वो सत्ता में लोगों को गुमराह करके हिंदू बना के सत्ता में जरूर आ गए हैं, और दूसरों को राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जो कभी राष्ट्रभक्त रही नहीं। अब मैं अपनी बात तो बहुत कहने को आने लगती है, मेरा काम कुछ और था, कुछ बोलने लगा, सॉरी। मैं वो आपके बीच में मानवर मातंग जी, जो राष्ट्रीय प्रचारक हैं बामसेवक के और जो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, कृपया भी आएँ और अपनी बात रखें। इसके बाद कार्यक्रम समापन की ओर है। दोनों सेशन को जोड़ के एक कर दिया गया है, जिससे जब कार्यक्रम थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन जल्दी समाप्त होने वाला है। मानवर मातंग साहब। साथियों, सबसे पहले उन सभी मूल निवासी महापुरुषों का अभिवादन करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें गुलामी से आज़ादी के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। बामसेवक की 31वें मध्य प्रदेश राज्य अधिवेशन में आप लोग उपस्थित हुए हैं। इस अधिवेशन में जो 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है कि सामाजिक क्रांति को रोकने के लिए शासक जातियों द्वारा धार्मिक ध्रुवीकरण करके प्रतिक्रांति का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा है तथाकथित आज़ादी के 75 साल में बहुजन समाज गुलाम क्यों। इसके साथ और 2 सब्जेक्ट है, कीमत चुकाए बगैर समाज परिवर्तन संभव नहीं, और संगठन के उद्देश्य, विचारधारा एवं सिद्धांतों के प्रति समर्पित दृढ़ संकल्पित व्यवहार से व्यवस्था परिवर्तन का महान कार्य पूरा हो सकता है। यश का एक का पड़े साहब। साथियों, 6 दिसंबर 1973 को बामसेवक का बीजारोपण हुआ और 6 दिसंबर 1978 बर्थ ऑफ बामसेवक।
मतलब 6 दिसंबर 1973 से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 6 दिसंबर 2022 को 49 साल पूरा हो जाएगा और अगला साल हम लोग मनाने जा रहे हैं गोल्डन जुबली वर्ष। बामसेब के माध्यम से पूरे भारत में गोल्डन जुबली वर्ष होगा। 10,000 कार्यक्रम होंगे। उसके साथ 24 सितंबर 1873 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये वर्ष 150 उसको भी 150 साल पूरा हो रहा है। उसके तहत 2023 का लगातार पूरा साल 10,000 कार्यक्रम ओबीसी में चलाया जाएगा, पर्टिकुलर ओबीसी में ही। साथियों, बामसेब के प्रचारक के तौर पर और बामसेब के कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 40 साल से कार्यरत हूँ। भारत के कम से कम 29 राज्यों और 490 जिले का फील्ड वर्क अपने समय काल में किया है। तो निरंतर एक सवाल हमारे सामने आता रहता है, निरंतर आता है कि बामसेब के लोग कुछ करते नहीं हैं, केवल बातें करते, प्रबोधन करते, भाषण करते, इसके अलावा कुछ नहीं करते। इंटेलेक्चुअल वर्क कह रहा है, अनपढ़ लोग नहीं, कि बामसेब के लोग केवल भाषणबाजी करते, कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा समाज बामसेब को कम जानता है, हमारा दुश्मन ज़्यादा जानता है। जब हम कुछ करते ही नहीं तो दुश्मन परेशान क्यों है? हम कुछ भी नहीं करते तो दुश्मनों को परेशान होना नहीं चाहिए बामसेब से। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते तो दुश्मन परेशान क्यों है? क्योंकि दुश्मन अच्छी तरह जानता है कि जो बामसेब कार्य कर रहा है, ये बामसेब का मिशन है, ये अपने आप को नेता बनाने के लिए नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए। इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, जनरेशन की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। क्योंकि हमने महापुरुषों से कुछ सीखा है। मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा ही बताना चाहूंगा, ज़्यादा नहीं। अगर 3 रिजर्वेशन की अगर बात करेंगे आप, एजुकेशन रिजर्वेशन, प्रशासनिक रिजर्वेशन और पॉलिटिकल रिजर्वेशन, क्या इन 3 रिजर्वेशन की डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को खुद के लिए जरूरत थी क्या? 1950 में उनकी उम्र 59 साल थी। तो क्या एजुकेशन रिजर्वेशन बाबा साहब को अपने लिए जरूरत थी क्या? 59 साल का उम्र तो बहुत हो गया ना। 1950 से पहले 5 सर्विस छोड़ चुके थे। कोलंबिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, सिरनम कॉलेज के प्रोफेसर की, कोल्हापुर नरेश की, सयाजीराव गायकवाड़ की। और अंग्रेजों ने कहा कि आप कहते हो कि हमारे लोगों के साथ अन्याय होता है, हम आपको जज बना देते हैं। बोला अगर मैं जज बन जाऊंगा तो समाज को जगाने का और संगठित करने का समय ही नहीं मिलेगा। 50 से पहले की बात बता रहा हूं मैं, बात की नहीं। तो क्या सर्विस रिजर्वेशन बाबा साहब को अपने लिए जरूरत थी क्या? वो इतना टैलेंटेड थे कि दुनिया के किसी भी देश में प्रोफेसर बन सकते थे। उतना तो उनके अंदर टैलेंट था। 1942 में ही लेबर मिनिस्टर बन चुके थे। 50 बाद में आता है, 42 पहले आता है, याद रखो। तो क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की भी उनको जरूरत थी क्या? अपने लिए, खुद के लिए। उन्होंने पूरा प्रावधान किया अपने आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रावधान किया। यही कॉन्सेप्ट बामसेब का है।
हम अपने आप को आगे या नेता बनाने के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को लगातार जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए दुश्मन परेशान है। जो हम अच्छी तरह जानते हैं, जब ज्योतिराव फुले आंदोलन चला रहे थे तब कोई IAS IPS डॉक्टर वकील इंजीनियर नहीं था। जब बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चला रहे थे तब भी कोई डॉक्टर वकील इंजीनियर IAS IPS नहीं था। जब नहीं थे समाज में IAS IPS डॉक्टर वकील इंजीनियर, तब अधिकार मिले और ज्यादा मात्रा में एजुकेटेड वर्ग पैदा हो गया, अधिकार बचा भी नहीं पाए। इसको कोई नकार नहीं सकता। नहीं थे तब अधिकार मिला। इस समाज में IAS IPS डॉक्टर वकील इंजीनियर ऑफिसर्स नहीं थे तब अधिकार मिला, और ज्यादा मात्रा में ये वर्ग में एजुकेटेड लोग पैदा हो गए, अधिकार बचा भी नहीं पाए। नए की छोड़ो, क्यों? कि हमने अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है, समाज के अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ी है। समाज के अस्तित्व की वजह से हमारा अस्तित्व है। तो ये जो समस्या है निश्चित तौर पर है। बहुत सारे लोग बोलते समाज में हजारों संगठन है, हजारों संगठन है, हजारों संगठन है। मैं मानता हूं हजारों नहीं, लाखों संगठन है। इस बात को मैं मानता हूं, जानता भी हूं। जो लोग कहते हैं कि इसी वजह से हम अलग अलग बटे हुए हैं, इसीलिए हम कमजोर हैं, तो मैं कहता हूं 3.5% ब्राह्मण हर जगह बटा हुआ है। बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, कम्युनिस्ट में भी है, आरजेडी में भी है, सपा में भी है, बसपा में भी है, एनसीपी में भी है, हर जगह। तृणमूल में भी है, आरपीआई में भी है, आप पार्टी में भी है। वो तो 10-20 जगह बढ़ जाता है, फिर वो कामयाब हो जाता है। हम बढ़ते हैं तो नुकसान हमारा हो जाता है, वो बढ़ता है तो उसका फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मकसद अपने समाज का है व्यवस्था मजबूत करने का। कहीं भी रहेगा अपने व्यवस्था के विरोध में आवाज नहीं उठाएगा। वो जाकर खत्म करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा व्यवस्था के विरोध की मूवमेंट को। अगर लाखों संगठन है समाज में, अगर 1% भी अगर इस मनुवाद की व्यवस्था के विरोध में 1% भी एक संगठन काम करे, अरे लाखों प्रतिशत काम हो जाएगा। इस व्यवस्था को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती अगर एक संगठन केवल 1% भी काम करे। जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे, हम लोग आपस में लड़े, ये हमारी समस्या है। आप अलग अलग होकर भी अगर वो ब्राह्मणवाद को कमजोर करते हो तब भी धराशायी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं कर रहे, केवल बहाना बना रहे हम लोग। ये है, प्रॉब्लम है, जानता हूं इस बात को। आज का जो विषय है 75 साल की तथाकथित आज़ादी में बहुजन समाज गुलाम क्यों? हमने 2001 में जब बामसेब के द्वारा सब्जेक्ट चलाया गया था कि आज़ादी का आंदोलन नहीं था, ये ब्राह्मणों के वर्चस्व का आंदोलन था और मूल निवासियों को गुलाम बनाने का आंदोलन था। ये हमारी आज़ादी का आंदोलन नहीं था। तो पढ़े लिखे लोग बोलते थे इनका दिमाग खराब हो गया है। अरे 1947 में 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हो गया और बामसेब वो अलग बोलते हैं कि आज़ादी का आंदोलन नहीं था। हमारी आज़ादी अभी भी बाकी है, क्योंकि हमें स्कूलों में पढ़ाया यही गया, स्कूलों में यही पढ़ाया गया हमको। हमें ये पढ़ाया गया कि अंग्रेज बाहर से आए, अंग्रेज चले गए, देश आज़ाद हो गया। मुगल बाहर से आए, मुगल चले गए, देश आज़ाद हो गया। यूरेशियन ब्राह्मण बाहर से आया, उसका इतिहास पढ़ा होगा,
वापस गया, उसका इतिहास पढ़ा है क्या? आया आर्य नार्य के युद्ध में, जब 5वीं 6वीं में पढ़ता था तब भी आता था आर्यों का आगमन, आर्य नार्य का आक्रमण। वो आया, इतिहास है उसका। जाने का इतिहास पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा? गया ही नहीं है भाई, वो वापस लौट कर नहीं गया। विदेश से आया, वापस नहीं गया। और ये विदेशी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बाप दादाओं ने लिख कर रखा है। ऋग्वेद में लिख कर रखा हुआ हम बाहर से आए हुए लोग हैं। बाल गंगाधर तिलक ने लिख कर रखा है, आर्टिकेट होमेट तो वेदाज के हम बाहर से आए हुए लोग हैं, भारत के लोगों के ऊपर राज करने के लिए आए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिख कर रखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हम भारत की खोज। आपको अपना घर खोजने की कभी जरूरत पड़ती है क्या कि मेरा घर किधर आया? बाहर से अगर कोई आएगा तो आपका घर खोजेगा, भाई ये कहाँ रहते हैं। नेहरू को भारत की खोजने की जरूरत क्यों पड़ी? वो किताब आज भी मिल रही है। सावरकर ने लिख कर रखा 6 गोल्डन पेज में कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। वोल्गा टू गंगा में राहुल संकृतान ने लिख कर रखा, जिसका असली नाम केदारनाथ पांडे, कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर ने लिख कर रखा कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। 35 सबूत है, 35 उनके पुरखों ने लिख कर रखा है। अब तो डीएनए ने सिद्ध कर दिया है। तो जो 3.5% लोग हमें गुलाम बनाए रखा है, तो भारत के जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारा शत्रु कौन है। प्रदीप ने बताया हमें शत्रु और मित्र की पहचान नहीं है, इसी वजह से हमारी समस्या है। और 75 साल की आज़ादी का अगर 2-3 लाइन में अगर आपको बताया जाए, 1% के पास 73% भारत की प्रॉपर्टी है। 1% लोगों के पास 73% भारत की संपत्ति है। और अब ये जो हंगर इंडेक्स आया भुखमरी का, तो हम नेपाल से पिछड़ गए, हम बांग्लादेश से पिछड़ गए, हम श्रीलंका से पिछड़ गए। वो जो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं ना 75 साल, ये तो सारे एविडेंस है। गुलाम भारत में जो समस्या नहीं थी, आजाद भारत में वो समस्या पैदा हो गई, याद रखना। गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, गुलाम भारत में आतंकवाद नहीं था, गुलाम भारत में किसान आत्महत्याएं नहीं करते थे, गुलाम भारत में भुखमरी नहीं थी, गुलाम भारत में महिला पर गैंग रेप नहीं होते थे। जिन समस्याओं का समाधान हो चुका था ना, वो समस्या पुनर्जीवित हो गई हमारे। वो समस्या हमारी पुनर्जीवित हो गई है। जिनके पुरखों ने हजारों साल से संपत्ति, हजारों साल से पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया, भारत में अंग्रेज आए, 1813 में लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ, तब ज्योतिराव फुले पढ़ पाए। 1827 में उनका जन्म है, उससे पहले अधिकार मिल गया एजुकेशन का। अगर ज्योतिराव फुले नहीं पढ़ पाते तो बाबा साहब का नंबर आता था क्या? उनका जन्म तो 1891 में है, ज्योतिराव फुले के जाने के बाद। जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले नहीं पढ़ पाते, बाबा साहब का नंबर नहीं आता, तो हमारा नंबर आता था कहीं? हम हमारा इतिहास नहीं जानते, ये हमारी समस्या है। मैं तो हमेशा कहता हूं ओबीसी के लोगों को बुरा लगेगा, जिसे प्रीतम लोधी जी ने कहा सच बोलना चाहिए, कड़वा है।
हम लोग तो आदी है सच बोलने के। 52% ओबीसी को अपने पुरखों का इतिहास मालूम नहीं है और इसी वजह से इस देश में समस्या बनी हुई है। और पुरखा मानते हैं किसको? गांधी जी को। अरे 1848 में ज्योतिराव फुले जब आंदोलन कर रहे थे ना, आजादी का आंदोलन, कि अंग्रेज भारत में तब तक शुद्र अति शुद्र लोग, तुम लोग जल्दी इकट्ठा होकर अंग्रेज ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो जाओ। 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जब आंदोलन चला रहे थे तब गांधी जी पैदा भी नहीं हुआ था, 21 साल के बाद पैदा हुआ। 1869 में पैदा हुआ। जब 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें आरक्षण का अधिकार दिया, 50% आरक्षण का अधिकार दिया, 26 जुलाई 1902 में लोहिया पैदा भी नहीं हुआ था। लोहिया 1910 में पैदा हुआ। गांधी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण को अपना पुरखा मान रहे हैं। मैं ये कड़वी बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लड़ाई लड़ना चाहते हो, जिनके विरोध में उनकी विचारधारा को आप एडॉप्ट करके लड़ना चाहते हो, आप विफल हो। कुछ भी कर लो, क्योंकि आपकी अपनी विचारधारा नहीं है। विचारधारा नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये जो 52% ओबीसी को जगाने के लिए सत्यशोधक समाज जो बनाया गया था, बाद में दुश्मनों ने खत्म कर दिया। उसको हम लोगों ने पुनर्जीवित करके 10,000 कार्यक्रम ओबीसी को पर्टिकुलर जगाने का आंदोलन चलाएंगे। साल भर चलाएंगे ये कार्यक्रम। और अंग्रेजों की गुलामी वन फोल्डर थी, याद रखना। केवल राजनीतिक गुलामी थी। अंग्रेजों की गुलामी वन फोल्डर थी। फाइल एक फोल्डर की भी आती है, फाइल मल्टी फोल्डर की भी आती है, मालूम है ना। जो डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, फाइल एक फोल्डर की भी आती है, फाइल मल्टी फोल्डर की भी आती है। अंग्रेजों की गुलामी वन फोल्डर थी और इन मनुवादियों की गुलामी मल्टी फोल्डर है। ब्राह्मणवाद की गुलामी मल्टी फोल्डर है। धार्मिक गुलामी है, सामाजिक गुलामी है, सांस्कृतिक गुलामी है, राजनीतिक गुलामी है, आर्थिक गुलामी है, शैक्षणिक गुलामी है। क्या हमारे पुरखों का सिलेबस में पढ़ाया जाता है कुछ? हमारे पुरखों को सिलेबस में पढ़ाया जाता है कभी? मल्टी फोल्डर गुलामी है। 75 साल की आज़ादी में अगर इन बातों का अगर आप समीक्षा करोगे तो सबसे पहले हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र के बगैर आज़ादी जीवित नहीं रह सकती, जिंदा नहीं रह सकती। या तो राजाशाही में कन्वर्ट हो जाएगी। लोकतंत्र के बगैर आज़ादी जिंदा नहीं रह सकती। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया भारत का और आप कहते हो आज़ादी का जश्न मना रहे हो, धोखा देने का काम है ताकि लोगों को पता नहीं चले। 28 अक्टूबर 1951 पंजाब के जालंधर के डीएवी कॉलेज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पीच किया कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा। 28 अक्टूबर 1951 पंजाब के जालंधर के डीएवी कॉलेज में बाबा साहब अंग्रेजों के जाने के बाद ये स्पीच किए हुए हैं कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा, लोकशाही का क्या होगा। दूसरे दिन पटियाला में 29 अक्टूबर 1951 को स्पीच किया कि वर्तमान स्वराज तो उन लोगों का स्वराज है, हम तो आज भी गुलाम हैं।
जो पढ़ा लिखा वर्ग कहता है ना कि अंग्रेज चला गया, अरे तो बाबा साहब से ज़्यादा जानकार हो क्या? 51 में कह रहे हैं कि आज भी हम गुलाम हैं। तो उन्होंने कहा किसी भी देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो 3 पूर्व शर्त है। नंबर 1, उस देश में मजबूत विरोध पक्ष होना चाहिए। मजबूत विरोध पक्ष होना चाहिए। नंबर 2, चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। एक तो मजबूत विरोध पक्ष होना चाहिए और जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। नंबर 3, कि जो सत्ताधारी पक्ष है उनके और विपक्ष के लोगों के लिए कानून अलग अलग नहीं होना चाहिए। पहले सत्ताधारी पक्ष के ऊपर कानून लागू होना चाहिए, नहीं तो मनमानी चलेगा ना। भारत में मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, यूरिशियन लोगों ने भारत में मजबूत विरोध पक्ष पैदा होने नहीं दिया, नहीं दिया मजबूत पैदा होने। गुलाम भारत में मुस्लिम लीग विरोध पक्ष में थी। 33.5% मुसलमानों को आरक्षण था लखनऊ समझौते के तहत। अगर 33.5% मुस्लिम और SC ST को भी अगर 22.5 मिला दो तो 56 हो जाते हैं। और MBC OBC अगर थोड़ा भी जागृत हो गया होता तो उनका कभी भी उनका शासन नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया। उसके बाद मजबूत पक्ष में थे सुभाष चंद्र बोस। उनको फॉरवर्ड ब्लॉक भी गायब हो गया और सुभाष चंद्र बोस भी रास्ते से हटा दिया गया। उसके बाद विरोध पक्ष में थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने जन समर्थन हासिल करने के लिए, ओबीसी को जगाने के लिए, ओबीसी को जगाने के लिए सारा प्रावधान किया, इस्तीफा दिया 10 अक्टूबर 1951 को। उसके बाद कालेलकर कमीशन बना। उसके बाद पहले इलेक्शन में बाबा साहब अम्बेडकर ने मुद्दा उठाया जाति जनगणना का 52 में ही। उनको लगा कि अम्बेडकर चुप रहने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने ओबीसी बाबा साहब के समर्थन में ना, उनको समर्थन ना करे, इसीलिए कालेलकर कमीशन बनाया। कल का जो जजमेंट है, ऐसे ही कमेटी में सारे वही लोग थे, पिछड़े वर्ग का कमेटी और सारे के सारे सवर्ण, सारे के सारे। तेईस मार्च 29 जनवरी 1953 को कालेलकर कमीशन बना। 23 मार्च 55 को कालेलकर कमीशन, 23 मार्च 1955 को सबमिट किया और उसको अमल नहीं किया। उनको लगा बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा 52 के बाद 5 साल मिला दो, कितना होता है 57। जनवरी 24 जनवरी 52 में इलेक्शन था। जनवरी 52 में 57 में दूसरा इलेक्शन आ रहा था। दिसंबर में बाबा साहब की भी हत्या हो गई। उससे पहले ही उन्होंने जैसे इस्तीफा दिया ओबीसी के लिए 10 अक्टूबर 51 में, तो 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ बना। आ रहा है समझ में? कांग्रेस भी उनका, जनसंघ भी उनका, सब कुछ उनका।
कम्युनिस्ट भी उनका है कहाँ मजबूत विरोध पक्ष कहाँ है। और उसके बाद तरीके उन्होंने बहुत सारे अपनाए, चुनाव जीतने के बहुत सारे तरीके हैं। 57 तक का 57 के बाद दूसरा चुनाव आने वाला था 62 में, तो भारत चीन का युद्ध हो गया, कारगिल जैसा ये परंपरा चल रही है। फिर 67 का चुनाव आ रहा था, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हो गई, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। फिर 67 में 5 मिला दो 73, 72, तो भारत बांग्लादेश का युद्ध हो गया 71 में। लंबा इतिहास है। भारत में निष्पक्ष कभी चुनाव हुआ नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। वो कारगिल तक आएगा और फिर ईवीएम तो आ ही गया है। ईवीएम तो अब सबको जग जाहिर हो गया, ईवीएम आ गया है। तो ये जो उन्होंने मजबूत विरोध पक्ष बनाने नहीं दिया, एक समय था जनता दल मजबूत विरोध पक्ष बन गया था और देवेगौड़ा प्रधानमंत्री था, और एक भी सवर्ण को अंदर शामिल नहीं किया था, ब्राह्मण को कैबिनेट मिनिस्टर में। और जनता दल के 7 टुकड़े कर दिए, आरजेडी, बिजू जनता दल, सेकुलर जनता दल, देवेगौड़ा जनता दल, जेडीयू, 7 टुकड़े हो गए। तो ये जो लड़ाई चल रही है, हम कह रहे हैं हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहता है लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, ये नहीं रहेगा तो समाप्त हो गया। न विरोध पक्ष है, न निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, न कानून का अमल हो रहा है, और इसका खामियाजा हम भुगत रहे। भयानक परिस्थितियां भारत में पैदा हो गई। जो हजारों साल के बाद शिक्षा का अधिकार हमको मिला था, वो शिक्षा का अधिकार उन लोगों ने इनडायरेक्टली छीन लिया है। प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, अभी सेल्फ फाइनेंसिस कॉलेज हो गई ना। मैं जानता हूँ गांव देहात में, मैं जब मेरे बगल में ही माँ बाप अनपढ़ थे, बच्चा इंजीनियर था, ये दूसरे परिवार में बच्चा डॉक्टर था, अनपढ़ मजदूर आदमी ने डॉक्टर इंजीनियर पैदा किया। आज सपना देख सकते क्या डॉक्टर बनने का? सर डॉक्टर बनने के लिए कितना चाहिए आज? 1 करोड़ चाहिए। है कोई यहाँ बैठे वाले लोगों में से 1 करोड़ रुपया खर्च करने लायक? भविष्य में आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने लायक हो क्या? इंजीनियर बनने के लिए 50 लाख। एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन कर दिया। प्लान बनाकर वो एजुकेशन खत्म करना चाहते हैं, योजनाबद्ध तरीके से एजुकेशन खत्म करना चाहते हैं। अब तो नई शिक्षा नीति में तो आपके पुश्ते नहीं काम ही आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। बाप दादा कौन सा काम कर रहे थे, वही ट्रेनिंग शुरू कर दिया। प्राइमरी एजुकेशन का क्या हाल है आपको मालूम है? निजीकरण हो रहा है। PPP के नाम पर, PPP सुना है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों का पार्टनरशिप होगा। भारत की 15 लाख स्कूलों को बेचने का कार्यक्रम चल रहा है, प्राइवेट करने का। अभी सर्वे रिपोर्ट एक है 2018 में, 2018-19 में 50,000 सरकारी स्कूलें बंद हो गई। सरकारी स्कूलें बंद हो गई
2018 में ही कोरोना में ही बंद कर दिया गया और लोगों को मालूम ही नहीं है। तो वो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, इसका सर्वे रिपोर्ट है, 50,000 स्कूलें बंद हो गई 2018-19 में। तो 15 लाख स्कूल का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। एक स्कूल के पास जमीन, सरकारी स्कूल के पास जमीन होती है कम से कम 2 से 3 एकड़। बच्चे का खेलने कूदने का मैदान होता है, बिल्डिंग होती है। 15 लाख इंटू 3 एकड़ कितना हुआ मालूम है? 45 लाख एकड़ जमीन उद्योगपति को देने जा रहे हैं। 16 लाख सरकारी दवाखाने अभी प्राइवेट हो रहे हैं, उसके बाद भी 2-3 एकड़ जमीन होती है। चल क्या रहा है ये बताना चाहता हूँ। सरकार योजना क्या बना रही है? 13 एयरपोर्ट भेजा, अडानी को दिया है लखनऊ एयरपोर्ट, 13 एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट की इनकम मालूम है? सालाना उसका रेवेन्यू था 1 करोड़ 26 लाख, 126 करोड़, 126 करोड़ इनकम थी। और अडानी को दिया कितने में? 47,000 करोड़ में। मतलब लेते ही 80,000 करोड़ उसको फायदा हो गया 50 साल के लिए। केवल एयरपोर्ट का बिल्डिंग नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट की जमीन 6,000 एकड़ है। अभी रिलायंस जा रही है, रेलवे जा रही है रिलायंस में, तो आपका रिजर्वेशन होगा वहां पर। अंग्रेजों के समय हमें अधिकार मिला था, शिक्षा का खत्म हो रहा है। अंग्रेजों के समय रिजर्वेशन मिला था, खत्म हो रहा है। अंग्रेजों के समय वोट का अधिकार मिला था, खत्म हो रहे हैं। ये आजादी है, जो मिला था वो भी खत्म हो रहा है, छीना जा रहा है, मालूम भी नहीं। सारा प्लान में चल रहा है, गवर्नमेंट बना रही है, सारी योजनाबद्ध तरीके से वो प्लान बना रहे हैं और हमें इस चीज का मालूम ही नहीं है। क्यों? हमें मुफ्त में मिल गया ना। ये सही कहा, मैंने नाम नहीं जानता हूं, उन्होंने सही कहा, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हमारे पुरखों ने कीमत चुकाई, हमें मालूम नहीं। हमें मुफ्त में मिल गया है, हमें मालूम नहीं है। रिजर्वेशन तक मुफ्त में मिला, वो भी मालूम नहीं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, सुनकर हैरान हो जाओगे। 5% रिजर्वेशन के लिए 72 गुर्जर शहीद हुए, मारे गए, नहीं मिला। 6% रिजर्वेशन के लिए 87 पटेल मारे गए गुजरात के, नहीं मिला। 10% रिजर्वेशन के लिए मराठा मारे गए, नहीं मिला। 4% रिजर्वेशन के लिए 17 जाट मारे गए, नहीं मिला। 4.3% रिजर्वेशन के लिए 15 मीणा मारे गए, नहीं मिला। और हमें मुफ्त में मिला था। पाने के लिए हमारे में से कोई शहीद नहीं हुए। और ओबीसी को कब मिला मालूम है? 1932 में, मानोगे ना? 32 से 92, तो 60 साल के बाद, 60 साल के बाद। अगर 50 से मानोगे तो 32 साल के बाद। और उसमें क्रिमिनल लागू कर दिया। ग्राउंड उन्होंने पहले बनाया। अब कल 5 लोगों ने जजमेंट दे दिया, 5 सवर्ण जजमेंट दे दिया और 50% की जो बैरियर थी उसको तोड़ा। तो आप लोगों ने 30 साल हमको चुना लगाया ना कि आरक्षण की समय मर्यादा 50 से नहीं हो सकती। तो 30 साल तक हमको चुना लगाया, बेवकूफ़ बनाया ओबीसी को कि नहीं आपको 27% इसलिए दे रहे, 52% को 50 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 92 से अभी 2022 चल रहा है,
अब ये 16 नवंबर आ जाएगा, 30 पूरा हो जाएगा। आज 8 तारीख है और 8 दिन के बाद आ जाएगा, 30 साल पूरा हो जाएगा। तो 30 साल आप लोगों ने बेवकूफ़ी से बनाया ना हम लोगों को। जो आधार बता रहे हो आप कि गरीबी हटाने के लिए, हम तो आरक्षण को गरीबी हटाने का कार्यक्रम था, गरीबी हटाओ योजना था क्या? गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम था क्या? 10% सवर्णों को आरक्षण देने के लिए 10 दिन भी नहीं लगा। आपको 42 साल लगा पाने के लिए और अमल नहीं हुआ, 4% अमल हुआ। और उनको 10 दिन भी नहीं लगा, कोई डिमांड भी नहीं करा था और मिल गया। ये चल रहा है भारत में, क्योंकि जो रूलर होता है उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, 3.5% ब्राह्मण, 80% प्रशासन में है। बगैर रिजर्वेशन के 80% है। रूलर को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपनी मर्जी से ले लेगा जितना चाहे उतना। ये चल रहा है, सारा का सारा अभियान चल रहा है इस देश में, और हमें मालूम नहीं, मालूम तक नहीं। तो ये जो रिजर्वेशन खत्म हो गया, एजुकेशन खत्म हो गया, वोट का अधिकार समाप्त हो गया, ये आपके सामने ही सारी बातें बता रहा हूं, कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, आप उसको प्रैक्टिकल। इन सारी बातों से ध्यान हटाने के लिए उन लोगों ने योजना बनाई। 26 नवंबर 1949 भारत के संविधान को जब सुपुर्द किया गया संविधान सभा में, सुपुर्द किया गया, तो नेहरू ने 2 योजना बहुत भयानक बना ली। पहली योजना बनाई 24 मई 1949 में। नेहरू ने जाति जनगणना के ऊपर पाबंदी लगाई, जो अलग से उसका कमीशन, कास्ट सेंसस का अलग कमीशन डिपार्टमेंट था, उसको होम मिनिस्टर में जोड़ दिया, बंद कर दिया जाति जनगणना। अंग्रेज जाति जनगणना कर रहे थे और ये बंद कर दिया। डर लग रहा है ना, डर लग रहा है उनको। दूसरा नेहरू ने प्लान बनाया, ये 52% ओबीसी के लोगों को एंगेज करना है, तो क्या करना होगा। तो 26 नवंबर के बाद उन्होंने 15 दिन के बाद 17 दिन के बाद 15 दिसंबर 1949 को राम मंदिर, बाबरी मस्जिद राम मंदिर में रामलला की मूर्तियां अंदर बिठवाया, ताकि 60 साल इनको बेवकूफ बनाया जाए। आपके संविधान को सुपुर्द करने, अमल तो बहुत दूर है, सुपुर्द करने से पहले उसको निष्फल करने की योजना नेहरू ने बना ली। सारे एविडेंस है। हो रही है कि जाति जनगणना नेहरू ने किया, उसकी बेटी इंदिरा ने किया, राजीव गांधी ने किया, नरसिंह राव ने किया, अटल बिहारी ने किया, जो प्रधानमंत्री बने। अब ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री बना हुआ है, उनको ओबीसी का चेहरा बताया, वो तो एफिडेविट दिया हुआ है कि नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने तो एफिडेविट दिया, नहीं करेंगे जाति जनगणना। तो जो गुलाम भारत में हो रहा था वो तथाकथित आजाद भारत में नहीं हो रहा है। लेकिन हमको उलझाया जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर उलझाया जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर हमको उलझाया जा रहा है। जैसे प्रदीप ने बताया, मंडल को कमंडल में रूपांतरित कर दिया। इश्यू सारे वही बन रहे हैं, कभी मंडल कमंडल का, कभी 10 बच्चे पैदा करो, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी ज्ञानवापी, कभी हिजाब। आ रहा है समझ में, एंटी मुस्लिम बनाकर, मुसलमानों के विरोध में मानसिकता बनाकर, ये खतरा है। अरे सारे
ये दूसरी साइड मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं 3.5% ब्राह्मण मुसलमानों को 15% मुसलमानों को कहते हैं कि ये अल्पसंख्यक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है 3.5 ज़्यादा होता है या 15 ज़्यादा होता है। वो कह रहे समझ में आता है, वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, मेजोरिटी में कन्वर्ट होना चाहता है। वो लोग अपने आप को मेजोरिटी में तब्दील करना चाहते हैं। वो कह रहे समझ में आता है, उनकी रणनीति है मेजोरिटी में कन्वर्ट करना, मेजोरिटी में तब्दील होने का। 3.5 वाले 15 को बोलते अल्पसंख्यक है। मुसलमान मान रहे हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं उनका एजेंडा है। मुसलमानों का कौन सा एजेंडा है? कौन सा एजेंडा है? मेजोरिटी में कन्वर्ट है, उनको करवाना है क्या? भारत का मुसलमान जब तक अपने आप को मुस्लिम होने के नाते समस्याओं का समाधान करना चाहेगा नहीं होगा, क्योंकि आपका दुश्मन मेजोरिटी में तब्दील हो रहा है। कैसे समस्या का समाधान करोगे? अगर भारत के मुसलमानों को अपनी समस्या का समाधान करना है तो अपने आप को मूल निवासी बोलना शुरू कर दो, मेजोरिटी का हिस्सा बन जाओगे, मेजोरिटी का हिस्सा बन जाओगे। अपने बलबूते पर अगर आप कोशिश करोगे नहीं होगा, क्योंकि मेजोरिटी में कन्वर्ट दुश्मन हो रहा है ना, जिसको आप आपकी समस्या निर्माण करें वो मेजोरिटी में हो रहा है। और केवल अगर आप कहते हो आरएसएस के लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया, 100 साल से ये कर रहे हैं, मैं कहता हूं आरएसएस के लोगों ने, उन्होंने अपना काम किया। अरे उनके धर्मशास्त्रों ने धर्म